मैं तो बड़ा मुलायम सा शेर लेकर आया था, लेकिन माहौल इतना गर्म है कि मैं शुरुआत दुष्यंत कुमार से कर दूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, एक रहेंगे तो जो होगा वैसा होगा, इससे बाहर निकलो, लखनऊ पे आओ। इस सेशन का शीर्षक है सबरंग लखनऊ। तारुफ करा दिया है, फरहा जी ने बहुत अच्छा बोलती हैं, मालिनी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, और मंजरी जी भी सचमुच किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 1 घंटा हमारे पास है, एयर टाइम का हमें भरपूर इस्तेमाल करना है, टू द पॉइंट फोकस्ड बात करनी है। विषय है सबरंग लखनऊ, यानी लखनऊ के विविध रंग। लखनऊ जिसकी वजह से जाना जाता है, माना जाता है, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। वो कहते हैं ना कि लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। ऐसे लखनऊ के दो नुमाइंदे हैं और दोनों ही विलक्षण प्रतिभाएं हमारे बीच। बातचीत की शुरुआत करूंगा मालिनी जी के साथ। मंद स्मिति आपके चेहरे पर है। मैं चाहता हूं आप बताएं, लखनऊ में कौन कौन से रंग बिखरे हुए हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और लखनऊ में जागरण के संवादी में, अपनी इस पाठशाला में, अपने इस परिसर में, अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबका स्वागत है। और बहुत बहुत शुक्रिया जागरण ये अवसर देने के लिए। ये छात्र भाव तो आजीवन रहता है, एक बार जो छात्र कहीं का हो गया तो आज भी विश्वविद्यालय देखते हुए चेहरे पे जो रौनकें होती आती हैं, वो सारा मंजर याद आ जाता है। जब आपकी रैगिंग हुई थी, जब आपने क्लास में कभी डांट खाई थी, जब एग्ज़ाम के पहले हम लोग जब फीस जमा करने के लिए वहाँ पे सामने, आपको पता है, फीस जमा करने के लिए लाइन में लगते थे, और कुछ लड़के भी हम लोग को पकड़ा देते थे कि तुम लोग की जल्दी फीस जमा हो जाएगी। सीनियर लड़के आते थे बड़े अधिकार से कि तुम हमारी ज़रा फीस जमा कर दो। वो सारे लम्हे याद आ जाते हैं, प्रोफेसर्स, अपने गुरु सब याद आ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर आना बहुत खुशनुमा है। देखिए, लखनऊ तो पूरी दुनिया में एक अकेला और इकलौता शहर है। पूरी दुनिया में आपने रंग पूछा है, यदि कोई इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए और वो अपने मुंह से मुश्किल से 2 लाइन की गुफ्तगू करे और अगला पलट के कहेगा कि आप लखनऊ से हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई लखनऊ का के लिए बात कही नहीं जा सकती। और ये बात 12 हमारे संग हुई है और मेरे संग हुई, जिनको बहुत सारे लोग बनारस का, पटना का, गोरखपुर का मानते हैं। तो ये एक, मुझे लगता है यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा अदब, ऐसा यहाँ घुला हुआ है कि कोई भी इंसान जिसकी यहाँ परवरिश हुई है, उसकी पूरी तबीयत में, मैं कहूँगी उसकी पूरे व्यक्तित्व में एक लखनवीपन ऐसा आ जाता है जिसमें इंद्रधनुष के भी रंग कम पड़ेंगे, लखनऊ के इतने रंग हैं। अच्छी बात कही आपने। बड़ी मुलायमियत है लखनवी ज़बान में, बड़ी मिठास है, दिल से निकलती है और सीधा दिल तक चली जाती है। मंजरी चतुर्वेदी जी सूफी कथक की नृत्यांगना हैं और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती हैं। और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, इसके पहले कि मैं सबरंग लखनऊ पर आऊँ, इन्होंने वेश्याओं पर बहुत काम किया और लखनऊ का चौक एरिया, चौक क्षेत्र हम सब जानते हैं। तो क्यों ना आपकी बातचीत की शुरुआत मंजरी जी, मैं चाहूँगा आप वहाँ से करें, चौक से बात शुरू करें। मिल गया, ठीक है। पहले तो नमस्कार, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। लखनऊ अपना शहर है और मालिनी जी ने इतनी खूबसूरती से बताया, तो बात वो सही है कि लखनऊ में इंद्रधनुष के रंग हैं। एक रंग अलग कर पाना बहुत मुश्किल है लखनऊ में। उसकी खासियत इसी में है कि उसमें सारे रंग मिले जुले हैं।
और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आने में। दैनिक जागरण संवादी ने यहाँ बुलाया, पर एक खुशी का मेरा वजह ये भी है कि मैंने अपने मास्टर्स जो हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में, मैं डिग्री से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ, वो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। पर ये भी बात सही है कि 36 देश हो आए, पर डिग्री लेने के बाद बहुत शर्मिंदा हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पहली बार आ रही है। पर यहाँ आते ही, घुसते ही वो माहौल, उस गेट से एंटर करना, अपने डिपार्टमेंट में जाना और कैंटीन के समोसे खाना, पता नहीं आप लोग अब मिलते हैं कि नहीं, तब बहुत अच्छे मिलते थे। तो ये सब हम लोग के जहन में है, पर ये सब बातें फ्रिवलस लगती हैं, छोटी लगती हैं, पर ये बड़ी गहरी होती हैं क्योंकि ये आप पर छाप छोड़ जाती हैं। मैं चाहे दुनिया भर में कहीं भी काम करूं, मेरे काम में लखनऊ दिखता है। चाहे वो मैं जैसे इन्होंने बोला, थोड़ा सा करेक्ट करूंगी उसमें कि मेरा काम तवाइफ़ों पर है और तवाइफ़ों को मैं वैश्या नहीं मानती हूँ। औरतों की हिस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ लिखी नहीं गई है, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास जो है वो मर्दों ने लिखा। तो औरतों का इस इतिहास भी मर्दों ने ही लिखा हम लोगों के लिए। तो हमारे पास औरत का इतिहास है नहीं, हमारी ज़बानी नहीं है। इस वजह से मेरा जो पिछले 15 साल का कार्य रहा है वो इन औरतों की कहानियाँ, इनके बारे में, इनकी कला के बारे में कि ये क्या कला इनके पास थी, जो इनकी धरोहर थी, जो आज हम परफॉर्म करके पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। पर धरोहर वो हमारे पास तक पहुंचाई थी, चाहे 200 साल, चाहे 400 साल। तो ये मेरा काम है, जिस पर कि लखनऊ एक बहुत अहम हिस्सा है उसका, क्योंकि लखनऊ में कला संस्कृति जितनी लखनऊ में पनपी, दुनिया के किसी शहर में नहीं पनपी, बल्कि पेरिस का शोज़ेली जो कहते हैं इतना बड़ा, लखनऊ के सामने कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, माजरत कहना मैं तवायफ चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से गलत कोई बात नहीं, निकला, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, इस वक्त क्या है, लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, मालिनी जी भी यहीं की हैं और मंजरी जी भी यहीं की हैं, और हम वो लोग हैं जो 90 के दशक में, 80 के दशक में जवान हुए। तो उस वक्त में मतलब लड़कों के बगल में अगर क्लास में सुंदर लड़कियां बैठती थी तो लड़के हकलाने लगते थे। अभी भी ये माइक मेरा विलन है, मुझे लगता है अभी भी ऐसा ही होता है। जान के खुशी हुई, लेकिन जोर से चिल्लाओ तब पता लगेगा सचमुच अभी भी ऐसा ही होता है क्या। अगर क्लास में, बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीसी साहब आपके लिए सब कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बना दिया विश्वविद्यालय को। हम सब खुश नसीब हैं, हमारे बीच विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय भी विराजमान हैं। गंभीर बात है। देखिए, लखनऊ की जब बात होती है, चौक की बात होती है, मैं आप पर वापस आऊंगा मंजरी जी। चौक में क्या कभी ऐसा कुछ रहा जिसके बारे में इतना कुछ कहा और सुना गया? अगर चौक के हवाले से आप कोई बात इस सत्र में कहना चाहती हो तो आपका स्वागत। देखिए, एक बहुत ख़ास बात है जो अगर मैं आपसे कहूँ, और वो ख़ास इसलिए है क्योंकि वो माइंडसेट चेंज करने की बात है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। समाज में हर दौर में हमको अपने सोच बदलनी पड़ती है और ज़रूरी भी है। तो अगर चौक कहे, चौक खास क्यों था? क्योंकि चौक उस समय परफॉर्मेंस एरिया था। आज आप जाते हैं सिनेमा में, आप 500 रुपये का, 1000 रुपये का टिकट खरीदते हैं, पीवीआर सिनेमा में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, पेप्सी पीते हैं और वापस आ जाते हैं। इसको क्या आप गलत मानते हैं? कोई भी नहीं मानता। ठीक है, उस दौर में मल्टीमीडिया नहीं था, सिनेमा नहीं था, रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, तो क्या होता था? लाइव परफॉर्मेंस होती थी, तब लोग एंटरटेन हो सकते थे। तो वो हमारे परफॉर्मेंस स्पेसेस थे जहाँ पर लोग जाते थे, ठुमरी, दादरा, गज़ल, कथक सुनते थे, पैसे देते थे, बाहर आके लस्सी पिएंगे या कुछ खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, अपने घर चले जाएंगे।
अब इस नज़रिए में जब आप देखें तो आज के दौर में पेप्सी पॉपकॉर्न खाना और उस दौर में लस्सी पीना, या मैं और आगे भी कहती हूँ कि हमारे दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, हैबिटेट सेंटर है, वहाँ पर बार भी है, ठीक है। लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, डांस, थिएटर, एवरीथिंग। उसके बाद अगर उनका मन करता है तो वो एक ड्रिंक भी लेते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, फिर घर जाते हैं। हम इसको गलत नहीं समझते, पर हम जब 200 साल पहले की बात कहते हैं या 100 साल पहले की बात कहते हैं तो हम इसी बात को गलत समझते हैं। तो यहाँ हमको अपना नज़रिया बदलना है। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी नीड टू सी women performers at par with what they performed, जो उनकी कला थी वो बहुत ज़रूरी है। उसी कला का तो आज हम लोग गा रहे हैं, ठुमरी गा रही हैं मालिनी जी, मैं कथक कर रही हूँ। कहाँ से आया हमारे पास, किसने बचा के रखा 200-400 साल? तवाइफों ने। और लखनऊ की चौक में जो था, इट वॉज एन वो एकदम क्रीम था परफॉर्मेंस का। जैसे आज हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, वो क्रीम थी वहाँ पर। जो सबसे ऊंचे दर्जे की तवाइफें होती थी, जिनके पास रागदारी और कला थी, वो वहाँ थी, है ना। तो ये एक काम है जिसमें कि लखनऊ से जो तवाइफें निकली। अब हम लोग बेगम अख्तर की बात करते हैं, मालिनी जी भी उनके बहुत से कॉम्पोजिशंस गाती हैं। क्या थे वो तवाइफ तो थी, पर हम उनको बेगम अख्तर कहते हैं क्योंकि हम उनकी कला की इज्जत करते हैं। तो उन कला का ये माइक ठीक कर दीजिए भाई, हेलो हेलो, इसको ठीक करा दें माइक को। तो लखनऊ की उन तवाइफों के नाम हम चाहते हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जिनकी वजह से कला आज हमारे दिलों में जिंदा है दोस्तों। और उन्हें हमें हे दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि हम जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका भूतपूर्व योगदान था। मालिनी जी के पास वापस लौटते हैं और उनसे पूछते हैं चौक लखनऊ का उनके हवाले से कैसा है। अब गाड़ी चौक पे अटक गई तो मैं एक बात बताऊं कि मैं तो संगीत से थोड़ा इतर चौक को देखती हूँ। चौक माने हर शहर में एक ज़माने में चौक हुआ करता, तो चौक माने उस शहर की धड़कन, चौक माने रौनक उस शहर की, जहाँ पर सबसे ख़ास बाज़ार है, जहाँ की सैर आपको लगता है कि हाँ आप कुछ रौनक देख के आए। हाँ, उसी रौनक में शहर का सबसे अच्छा सर्राफा होता था, उसी शहर में सबसे अच्छा खाना मिलता था, उसी चौक में आपको सबसे अच्छा गाना बजाना भी सुनने को मिलता था। और ये एक मजाक में बात कही जाती है कि चौक के रहने वाले जो हैं, आप उनसे यदि बात भी करें तो वो उनकी बातचीत से लेकर के उनके शौक में सब में रस टपकता है, क्योंकि उनकी परवरिश ऐसे हुई कि जो चौक में यदि किसी की भी परवरिश हुई हो तो उसने सबसे अच्छा पहना है, सबसे अच्छा खाया है, सबसे अच्छा मस्त मौला लोगों से बातचीत। तो एक जिंदगी, आप बनारस की चौक ले लें, आप दिल्ली की चांदनी चौक देख लें, ये चौक एक बहुत बड़ा अपने आप में, इस पर एक निबंध लिखा जा सकता है, ये अपने आप पे इस पर बहुत सारी बात की जा सकती है। और लखनऊ में चूँकि आज मंजरी ने इस पर बहुत हक से काम किया और लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लखनऊ में कितनी कलाकारों ने, कितनी गायिकाओं ने, कितने गायकों ने, कितने फनकारों ने अपने फ़न से उसे सींचा है, इसका तो मुझे खुद सीधा सौभाग्य भी मुझे मिला है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी वो चौक में रह कर के पढ़े। एक तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज KGMC, यानी उधर ही चौक समझिए, चौक के आगे मेडिकल कॉलेज। और हमारे बड़े वाले जो ताऊ जी थे, तो उनकी ससुराल कालीचरण डिग्री कॉलेज के पास में ही वहीं लखनऊ में थी। तो वे खाना खाने एक समय आते थे, अधिकतर रहते भी वहीं पे थे, यानी अपनी भाभी के मायके, बड़ी भाभी के मायके। और यदि समझ लीजिए कि अपनी बेटी का देवर है तो कितना लाड़ होता होता, माँ कहती थी इनका वहाँ से आने का मन नहीं करता था। और इसलिए मैंने अपने बचपन से पिताजी के नज़र से चौक को एक बहुत कह लीजिए, अभी तक वहाँ पे अकबरी गेट हो या फूलों वाली गली हो, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी जिस समय मुझे लगता है आपके रमज़ान चल रहे होते हैं, ईद आने वाली होती है, आप उससे 3-4 दिन पहले बस उस गली से निकल करके तो देखिए, आपको लगेगा कि आप किस दुनिया में आ गए हैं। ऐसी रौनकें हैं उस गली में। एक किस्सा ज़रूर बताना चाहूँगी चौक का, जो मेरे ज़िंदगी से इस तरह जुड़ा हुआ है कि मैंने बहुत पहले, मुझे लगता है 3 साल पहले शायद जागरण की संवादी में कभी जिक्र किया था
लोग अलग रहे होंगे तो मैं आज बताना चाहूँगी। हमारे उस्ताद राहत अली खां साहब चौक की पैदाइश थे, वहीं रहे और बहुत अच्छे सारंगीय थे। बाद में आकाशवाणी गोरखपुर में रेडियो कॉम्पोज़र होके गए, जहाँ पर हमारे नसीब हुआ उनका साथ, उनकी सरपरस्ती। जब बहुत दिन हो गए सिखाते हुए, पिताजी का तबादला लखनऊ हो गया, हम भी साथ आ गए। बलरामपुर अस्पताल में उस ज़माने में फ्लैट्स थे ऊपर की तरफ, और नारी शिक्षा निकेतन के बिल्कुल बगल में, वहाँ पे हम लोग रहते थे। अचानक एक दिन आए और आकर के बोले हमारे पिताजी से, डॉक्टर साहब इजाज़त हो तो अपने उस्ताद को इनको सुनवाना चाहता हूँ। तो क्या ज़माना था, आजकल तो मैं देखती हूँ ज़रा ज़रा बात पे बच्चों के माता पिताओं के इतने सवाल, इतनी शंकाएं, इतने डाउट्स होते हैं, कहना चाहिए। हमारा तो जो स्थायी सरेंडर हमारे माता पिता का हमसे ज़्यादा था। पिताजी ने कोई सवाल नहीं, समय पूछा, 4 बजे गाड़ी उठाई, खुद गाड़ी चलाई, मारुति थी उन दिनों, और चौक में हम चल बढ़े। मारुति में हम जब जिस चौक में पहुँचे, वहाँ दरवाज़ा, गोल दरवाजे के पास गाड़ी रोक दी गई। पैदल चलते 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 गली में हम लोग पहुँचे, और गली में जब हम दरवाजे से चढ़ करके ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग के खांसने की, बिस्तर पर लेटने की का अक्स नज़र आया। हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी उस्ताद राहत अली खां साहब, उनके घर का नाम था जन्नू। तो वहाँ पर सब बोले, अरे जन्नू भैया आ गए, जन्नू भैया आ गए। तो उन्होंने पैर छुए और कहा, हाँ खां साहब कैसे मिजाज हैं अपने उस्ताद के? वो थे अपने ज़माने के मशहूर उस्ताद अफजल हुसैन नगीना साहब, जिनके वो शागिर्द थे। उनके पास मुझे सुनाने आए थे, मुझे पता भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि पैर छुओ, इनके आशीर्वाद लो। बोले इस बच्ची को सुनवाना है। मेरी उम्र थी 19 साल की। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाए। 2-4 तकिया का सहारा लेकर वे उठे। घर की कुछ औरतें आईं, उन्होंने बैठाया। खां साहब को पता था बाजा कहाँ है, उन्होंने मुझसे कहा, हुक्म दिया, सुनाना शुरू को। मैंने गज़ल सुनाई। बहरहाल बड़े खुश हुए, दुआएं दी, 10 रुपये दिए, और चाय पीकर हम जब सीढ़ियों से उतरे तो मैंने देखा कि मेरे उस्ताद ने उन सीढ़ी की, जो आखिरी सीढ़ी थी, उसमें ऐसे ऐसे कर लिया। जैसे मेरे उस्ताद ने किया, पता नहीं क्या था, हमने उनको देखा, मैंने भी ऐसे कर लिया और चलते चले आए। वहाँ पर नज़मा भी थी, घर में उनके साथ में उतरती आई। इस किस्से के बहुत दिनों बाद ज़िंदगी बीत गई, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, थोड़ा बहुत नाम हो गया, और अमीनाबाद में अचानक एक औरत बुरके में मुझसे टकराई। आपको बताया मैंने किस्सा, कोरिया में बड़े किस्से बताए मैंने आपको, इसीलिए मैंने उनको देखा तो वो मुझे देख करके बोली कि अरे मालिनी आप। उन्होंने तुरंत बुरका उठाया तो मैं तो पहचान नहीं सकी। बोली पहचाना नहीं, मैं नजमा। तो मैंने देख कर कहा, बोली आप आई थी जन्नू भैया के साथ सुनाने के लिए, याद आया आपको? मैंने कहा 30 साल पुरानी। मैंने कहा बिल्कुल। बोली मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपको इतना नाम और इतनी शोहरत मिली, और मुझे इसलिए खुशी, और ये मिलनी ही थी। आप उस दिन आपने उन सीढ़ियों का बोसा लिया था, आपने उन सीढ़ियों को चूमा जो था। ये बुज़ुर्ग यहाँ पर कितनी सदियों, यहाँ पर ये हमारी कितनी जो पुरखिनें थीं, तवाइफें थी, यहीं रहीं, यहीं उन्होंने रियाज किया। उन सीढ़ियों का आपने सदका किया था, आपका नाम तो रोशन होना था। बात वहीं मंजरी पर आ गई है, बात मेरे उस्ताद की है। और बहुत कम इस बात का मैं जिक्र करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा, इसके मायने बहुत बाद में समझ में आए। 18-19 साल तो समझने की कोई उम्र नहीं थी। तो चौक में सदियों तक कलाकारों ने अपने फ़न से, गुरु शिष्य परंपरा से उसे संवारा है। अफसोस ये है कि जितनी मेहनत, जितनी लगन, जितनी एकाग्रता से, और जितना खाक हो करके वो संगीत उस समय उन्होंने तैयार किया, ज़िंदगी के तजुर्बात देख करके जो असर आया उनके गाने बजाने में, आज उसकी कमी है। क्योंकि आज हम मंच के लिए गाते हैं, वो किसी ख़ास के लिए गाती थी। असर बहुत अंतर है। वो बात तभी निकलती थी जब वो ख़ास उस महफिल को सुनने के लिए आता था, कई दिन इंतज़ार करता था, वो भी करती थी। ऐसी थोड़ी इश्क की बातें ऐसी आम हुई जो ठुमरी दादरों में कह दी गई। इश्क की बात अभी थोड़ी देर बाद फिर हम करेंगे। मालिनी जी हमारे साथ हैं, मंजरी जी हमारे साथ हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार दैनिक जागरण के वर्ष 2024 के संवादी, जिसका लोगो है हिंदी है हम, अभिव्यक्ति के उत्सव के दूसरे दिन
लखनऊ सबरंग में इस समय मंच पर मंजरी चतुर्वेदी जी विराजमान हैं और मालिनी जी विराजमान हैं। बात थोड़ा चौक से बाहर निकालते हैं, लखनऊ को रूट्स के साथ ट्रेस करते हैं। अब्दुल हलीम शरर साहब के हवाले से बात मैं कहता हूँ। गुज़िश्ता लखनऊ में अब्दुल हलीम शरर साहब लिखते हैं कि लखनऊ शहर की बुनियाद अयोध्या के राजा रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने डाली थी। मैं दोनों पैनलिस्ट से एक एक करके बात पूछता हूं, क्या आप दोनों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मंजरी जी पहले आप। ये तो हिस्टोरिकल स्टोरी, मतलब हम लखनऊ में पले बड़े हैं तो हमने कब से सुनी हुई है। वो लक्ष्मण पार्क भी देखा हुआ है। ये कहानी लखनपुरी की, तो मतलब अब हिस्टोरिकल फैक्ट हम कितने बैक ट्रेस कर सकते हैं और हम उसका कैसे सत्यापन कर सकते हैं वो अलग बात है, वो हिस्टोरियंस का काम है। पर जो हमने ओरल नैरेटिव में इतना सुना हुआ है वो तो हमने यही बात सुनी है कि वो सूर्यवंशी राजाओं से भी पहले की बात है ये, कि जब लखनऊ था तो लक्ष्मण जी के नाम पर वो बना था। तो ये बात चली आ रही है और इतिहास को हमको एज इज़ देखना होता है। हिस्टोरियंस यही सिखाते हैं कि जो था वो था। तो आज के दौर में हम उसको दोनों नज़र से देखते हैं कि एक दौर में वो लक्ष्मणपुरी शायद कहा जाता था और एक दौर में वो आके अवध बन गया, और दोनों ने उसे उतने ही रसों से सींचा है जो आज हम तक पहुँचे हैं मिलजुल कर, जिसको कि अब हम कह रहे हैं सब रंग। अगर ये सारे रंग नहीं होते तो ये हम तक नहीं पहुँचते। एक रंग पहुँचता, कोई गुलदस्ता बनता ही नहीं लखनऊ का, तो ये तभी बना है। शुक्रिया, बहुत ही सधे हुए शब्दों में आपने अपनी बात कही, बहुत शुक्रिया। मालिनी जी, आप क्या सोचती हैं? देखिए, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात हमेशा से बहुत इंस्पायर करती, प्रेरित करती। जिस जिस शहर बसे वहीं जहाँ नदियाँ थीं, और गोमती को तो आदि गंगा कहा गया है, तो ये गोमती नदी के किनारे रिहाइश या बस्ती सभ्यता तो बहुत पहले से रही होगी। आप सीतापुर देखिए ना, नैमिषारण्य है यहाँ पर, जिसका कि कब से जिक्र, और 150 सवा 200 मतलब 120-130 किलोमीटर पर अयोध्या है। तो मुझे लगता है बहुत पुरानी सभ्यता यहाँ पे रही होगी। ये लक्ष्मण टीला की तो लोग कहते हैं कि मुगलों से पहले का, इसके जो हिस्टोरिकल इसकी जो मैपिंग हुई है तो इसको बहुत पुराना बताते हो। नाम लक्ष्मण टीला इसीलिए है। ये ज़रूर है कि जिस समय अवध के नवाबों ने लखनऊ को पसंद किया अपना कैपिटल बनाना, उससे में पहले फैज़ाबाद ही अवध की कैपिटल थी, और यहाँ पर उन्होंने बनाकर इसको सजाया, संवारा और गढ़ा। अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यदि इमारतों से ही किसी शहर का इतिहास जज किया जाना होता, तब तो जो कुछ भी हम भारत का इतिहास जानते हैं, फिर तो उसके बाद उसका मतलब वो सब कुछ झूठा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्या कारण है कि पूरे उत्तर भारत में एक भी मंदिर नहीं, एक भी विशाल मंदिर नहीं जितने दक्षिण भारत में दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मथुरा में कृष्ण नहीं हुए, अयोध्या में राम नहीं हुए, या लक्ष्मण यहाँ नहीं रहे होंगे। आज जो लखनऊ की हकीकत या चिन्ह हमें मिलते हैं वो नवाबों के बहुत प्यार से, उनके बहुत मोहब्बत के, इस शहर से मोहब्बत के प्रतीक के रूप में मिलते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगी कि ये लखनऊ की भी किस्मत थी। मुझे लगता है कि लखनऊ के नवाब उस ज़माने में यहाँ पर आए, उन्होंने बसाना शुरू किया जब दिल्ली में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो गई थी। वो कमज़ोर हो गए तो यहाँ पे ये हावी थे, और इनके हावी होने का ये नतीजा था कि यहाँ पर पूरी जो आप ये कह सकते हैं 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी इनका साबका पड़ा भी तो अंग्रेज़ों से पड़ा। और कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कि एक आम फहम लखनऊ की जब इतिहास की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ 300 सालों में इसको समेट देते हैं, जबकि आप यदि 80 जानते होंगे, असनी रायबरेली के पास में असनी है। असनी को भी छोटी काशी कहा जाता था, गोमती नदी को छोटी गंगा कहा जाता था। जिस प्रकार की इसकी बनावट और घुमाव है, और जहाँ से जहाँ गोमती गुजरती है, आसपास इतने शहर बने हैं, तो लखनऊ की पुरानी इतिहास न रहा हो ऐसा मैं नहीं मानती। जो मालूम है हमको आज, वो आज हमको 300 सालों का इतिहास मालूम है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो अयोध्या में गए थे हम लोग मुकदमा लड़ने की, राम अयोध्या में थे, क्योंकि सुना बचपन से यही था, और जो आस्था है उससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए
यकीन ज़रूर मुझे है कि लक्ष्मण जी की बसाई हुई शहर है ये। बहुत खूबसूरत मोड़ पर ये चर्चा चल रही है। दोस्तों 1721 से लेकर 1856 तक का जो वक्त था, 1721 में इसलिए कह रहा हूं कि सादत अली खां बुरहानुल मुल्क, 1721 से लेकर 1856 तक वाजिद अली शाह के वक्त तक ये लखनऊ शेखजादों का लखनऊ था। जैसे अभी कहा मालिनी जी ने, उधर मुगल कमज़ोर हो रहे थे, शेखजादे यहाँ मजबूत हो रहे थे। 5 उदाहरण आपको देता हूँ किस प्रकार से जब ईरान से इस्लाम यहाँ पर आया लखनऊ में, तो कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति को भी बचा कर रखा और यहाँ की संस्कृति से अपने आप को जोड़ा। पहला उदाहरण, हिंदुओं में पंचदेव उपासना होती है और हमारे शिया भाई पंचतने पाक की कसम खाते हैं। दूसरा उदाहरण, चैत्र की पड़ेवा को यहां पर होली पर रंग खेला जाता है, दूसरी ओर उधर चैत्र की पड़ेवा पर नौरोज होती है और वहां पर रंग खेला जाता है। तीसरा उदाहरण, जन्माष्टमी पर हम बाल गोपाल को झूला झुलाते हैं, वो मुहर्रम में अली असगर को झूला झुलाते हैं। चौथा उदाहरण, हम दशहरे में जुलूस निकालते हैं, उनका जुलूस मुहर्रम में निकलता है। पांचवा उदाहरण, हम दिवाली पर रोशनी करते हैं और वो कत्ल की रात पर मुहर्रम में रोशनी करते हैं। ये सामासिक अद्भुत उदाहरण है। जब हम, आप जोरदार खुलकर नहीं, जोर से तालियां बजाइए, अगर मन हो तो बजा दीजिएगा, संकोच मत करिएगा तालियां बजाने में। ये एक अद्भुत उदाहरण है जो लखनऊ में हम सब ने देखा, और एक भाईचारे की भावना के साथ। एक बढ़िया बात आपको बताऊं, आजादी के वक्त पूरे, ये मेरा ही माइक क्यों खराब होता है मुझे पता नहीं, आजादी के वक्त जबकि पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे दोस्तों, लखनऊ में एक भी दंगा नहीं हुआ। ऐसा है हमारा लखनऊ। तो चलिए हम अब लखनऊ की क्विजीन की बात करते हैं, लखनऊ के खान पान की बात करते हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये देखिए, जब मुझे लगता है जिस समय ये पूरा ये आप ईरान का बता रहे हैं, उस समय तक तो सब एक ही था मामला, आप समझ रहे हैं। और जब यहाँ वे आए भी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मलिहाबाद में, महमूदाबाद में ऐसे परिवार हैं जो अभी डायरेक्ट अपनी ईरान से अपनी ट्रेस करते हैं कि कितनी पीढ़ी हम वहाँ से पहले आए। मुझे लगता है जब वे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर देश का एक पूरा जो हाल चाल, ढर्रा, चिंतन, जीवन दर्शन देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और इसकी कितनी सारी मिसालें हमें मिलती हैं कि यहाँ पर बड़का मंगल की जो रवायत देख लीजिए, या हनुमान मंदिर जो अलीगंज का बना हुआ है, या हम लोग गाने गाते पुराने, चली रे चली मोरे नाव के चली, चली रे चली मेरी नाव चली, अली की नाव चली, बजरंग बली की नाव चली, ये मिल करके गाने जो गाए गए, या बीबी फातिमा या कौशल्या, दोनों के लिए एक ही धुन गाई गई। वहाँ पे नबी जन्म लेते हैं, यहाँ पे राम जन्म लेते हैं, धुन भी एक, सोहर की धुन एक बना दी गई। ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ की जो एक खुशहाली और शांति प्रिय जो एक उन्होंने एक यहाँ पे एक माहौल देखा, तो उन्होंने यहाँ की भी अच्छाइयाँ लेने की कोशिश की, अच्छाइयों को बरता। और यही कारण है कि लखनऊ पूरी दुनिया में, आप लखनऊ के कल्चर के अदब की इसलिए मिसाल देते हैं कि यहाँ पर आज भी चाहे वो वाजिद अली शाह हों जिन्होंने यहाँ के कथक को इतना संवारा हो, जन्माष्टमी मनाते रहों, या फिर यहाँ पर अभी कल ही, आज हम लोग के बीच में नहीं अभी, लेकिन मुजफ्फर अली साहब को ही आप यदि देखें, कल अभी एक बैठक में हम थे, पुस्तक मेला में बात चल रही थी, पूछने वालों ने पहला सवाल पूछा कि लखनऊ में एक ज़माने में जो मुस्लिम्स का डिपिक्शन होता था फिल्मों में, आज आपको उस पर क्या कहना। उनका पहला उत्तर छूटते ही जवाब था कि देखिए, हिंदू मुसलमान मुझसे मत पूछिए, आप बस ये पूछिए कि लखनऊ का या अवध का डिपिक्शन। ये मुझे आपको इसलिए बताना है कि यही एक लखनऊ के रहने वाले की खासियत है कि वो कभी भी चाहेगा नहीं कि हम यदि इस मिट्टी के हैं तो बस हम हैं, यहाँ पर मैं है ही नहीं, यहाँ पे हम हैं। और हम हैं तो सिर्फ हम ही हम हैं। मंजरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक छोटी सी बात इसी पर बढ़ाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो अब हम बात कर रहे हैं, ये हम ओरल नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हैं। हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके सत्यापित रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं हैं। पर क्या क्योंकि हमारे पास सत्यापित रिकॉर्ड्स नहीं हैं तो क्या हम उस चीज़ को अपने समाज का, अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानेंगे? यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं जब इस पर बात होती है। तो उन क्वेश्चन मार्क्स को ढूंढने का जो हमारे यहाँ जो
प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग एक ऐसे समाज हैं जो हम अपनी ही चीज़ों को संभाल के बचा के रखने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये सच्चाई है। मैं 35-36 देश में हो आई हूँ। वो जिस तरह अपनी कला संस्कृति और अपने रिवायतों को बचा के संभाल के रखते हैं, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। मालिनी जी ने कितनी खूबसूरत बात बताई बड़ा मंगल की, हनुमान जी के मंदिर की। कितने लोगों को पता है आज लखनऊ में? नई जनरेशन को पता ही नहीं है। वो कहेंगे इसमें क्या खास बात है। अरे वो एक समाज था जहाँ सब एक साथ लेकर चलते थे। और लखनऊ की वही बात आती है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान आप बाद में पूछते हैं, आप पहले ज़बान से ये समझ लेते हैं कि ये जना लखनऊ से है, चाहे वो कुछ भी सरनेम रखता हो, चाहे वो कुछ भी नाम रखता हो, कनेक्शन लखनऊ का होता है। और एक छोटी सी बात और कहती हूँ कि बम्बई में जब जाए ना तो वहाँ पे लखनऊ और यूपी के सब लोगों को भैया कहा जाता है, ठीक है। मैं भी जब जाती हूँ तो ओ ये भैया टाइप बात है। पर सच्चाई ये है कि अगर हिंदी सिनेमा में लखनऊ के लोग ना हों, यूपी के लोग ना हों, तो ना तो वहाँ शायरी हो, ना संगीत हो, ना सुपरस्टार हो, ठीक है। फिल्में ना हो, बिल्कुल लखनऊ से है। आप हम आज दैनिक जागरण संवादी में है, आप दिल्ली बम्बई कहीं चले जाइए, किसी मीडिया सेक्शन में चले जाइए, सब लखनऊ यूपी के लोग भरे हुए हैं। तो कहाँ से भाई हम भैया हो गए? हम तो राजा हैं, राजा भैया नहीं, राजा हैं। नहीं मतलब भैया है, अच्छा है, भैया तो बहुत अच्छा शब्द है। और लखनऊ के बारे में एक शेर बड़ा, मंजरी ने कहा कि हम लोगों को भैया समझते और हमारी बातें तो बिल्कुल बहन जी टाइप्स लगती हैं उनको कि भाई क्या किस कौन सी सदी की बात कर रही है भाई। लेकिन आप वही भारत का आईना दिखा रहे हैं जहाँ वापस आज की पीढ़ी लौट रही है। लेकिन मज़ा बहुत आता है उन सबको लखनऊ वालों की बातें सुनने में कि लखनऊ वाले बड़े गजब के शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि यूं तो हम बहुत कम बोलते हैं, यूं तो हम बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बस हम बोलते हैं। मालिनी जी हमारे बीच हैं, सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी है। मंजरी जी हमारे बीच हैं। मैं दो बहुत ही अति सुंदर विलक्षण विदुषी महिलाओं के साथ मन साझा कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तालियां बजाइए इसी बात पर आप लोग। मेरी पत्नी बैठकर मुस्कुरा रही हैं। मालिनी जी मैं चाहता हूं पहले आप उन पर भी ताली बजवाइए। अब ये घर जाकर जो भी बजाना चाहें। तो मैं कह रहा था मालिनी जी कुछ क्यों ना गुनगुना कर हमें सुनाए। सुनना चाहते हैं आप लोग? मालिनी जी मंच और आपके बीच मैं बिल्कुल हूं नहीं। अब आपने जब बात बीच में रोक दी गई तो कुछ खान पान पे बात कर रहे थे, कहाँ गाने पे ले आए भैया? नहीं देखिए, खान पान में तो केवल वो बस अवध जिसे हम कहते हैं, जहां वध ना हुआ हो, वहां पर सब नॉन वेजिटेरियन की बातें करते हैं। कोई लोनबरिया की बात नहीं करता, कोई रसाजों की बात नहीं करता, कोई गुलगुलों की बात नहीं करता। तो अब क्या कहा जाए? अच्छा आप कुछ कहना चाहें तो नहीं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने खान पान खाली टुंडे के कबाब बिरयानी याद करते हैं। यहाँ पे अवधी व्यंजन तो हमें लगता है। और कहाँ पे आपको रसियावर अभी आ गया, गन्ने का रस भात मिला करके बताइए कहाँ मिलेगा? रसाजें, पन्योछा, हम लोग के सब अवधि, लोनबरिया, लोनबरिया बिल्कुल सही, बड़ा फरा कड़ी, ये सारी अवध के तो व्यंजनों की बात ही गुलगुले अलग है। गुलगुले बिल्कुल जन्मदिन पे वही खिलाए जाते थे, वही खिवाए जाते थे कहना चाहिए। क्या सुनेंगे भैया? ऐसा एक ज़माने में तो यहाँ पर बहुत जबरन गाने सुने गए हैं। रैगिंग होती थी तो बस गाने पकड़ कर रास्ता रोक लिया जाता था और एक रुतबा होता था। आजकल की लड़कियों में तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं कहूँगी। हम लोग में बड़ा कॉन्फिडेंस था मंच पे, लेकिन उस ज़माने में जहाँ 6 लड़के घेर लेते थे हम लोगों को, हम लोग 3 लड़कियाँ जा रही हैं अपनी कॉपी पकड़े हुए, ऐसा लगता था बस धरती फट जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, गायब हो जाएं। और उस समय का कुछ समय ऐसा था, कोई अन्यथा पर्सनल मत लेना, उस समय जितने भी अध्यक्ष हो रहे थे छात्र संघ के, सब हमारे विभाग हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो हम लोग सर उठा करके देखते भी नहीं थे। मैं बच जाती थी, गाना आता है बड़ा आसान, एक गाना गवा दिया, बाकी लोगों की ज़्यादा खिंचाई होती थी। तो उस समय का ज़रा रैगिंग का नमूना देखिए। जरूर। अरे वाह, अब ये देखिए उस जमाने की मालिनी अवस्थी अपनी सहेलियों के साथ
ध्यान से देखना बच्चों, बहुत गौर के साथ। कैसे ऐसे ऐसे सुनो 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 सुनो, रुको रुको, अरे भाई रुको, सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही? इतना सुन के तू जो कहाँ जा रही? डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट? एक वहीं बैठ गया, एक ऐसे पूछा, तीन वहाँ बैठे, चौथा वहाँ बैठा है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। किसकी क्लास है? द्विवेदी जी का। हम बता देंगे, ले तो गाना सुनाओ। मैंने कहा कि डेट हो गई, दूसरी लड़कियां बोली चलो, इन लोग की क्या बात सुन रही, चलो साथ में, दूसरी सहेली थोड़ी बात चाल है। मैं कह रही मैं जा रही बोली, अरे कहाँ चली, दूसरी को पकड़ा है। तीनों यहीं रहोगी और तभी छोड़ा जाएगा जब ये गाना सुना लेंगे। और द्विवेदी जी अपने अभी बता देते हैं, क्यों भाई 6 बैठे हो, वो 6 को देख के 6 और आ गए, 12 और आ गए, 100 लोग जुट गए। हाँ भाई मालिनी गाना सुनाओ। और वहाँ जितना सुना सकते थे उससे भी ज़्यादा घी की बिल्ली बने हुए, एकदम हल्की हल्की आवाज़ निकलती थी। और जैसे वो जाते थे ऐसा लगता था यमदूतों ने पीछा छोड़ा। मज़े की बात ये नहीं, मज़े की बात कि जब डिपार्टमेंट पहुँचते थे वहाँ एक हरकारा ये बताने के लिए पहुँचा हुआ होता था कि हमने रोका था नीचे। इतना कमाल का कम्युनिकेशन सिस्टम था। गजब है भाई। अरे क्या भैया, तुम लोग एकदम खामोशी से बैठे हो। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं, ऐसा डिपिक्शन आपने कभी देखा नहीं होगा। बिल्कुल कमेंट्री की मालिनी जी ने। नहीं, ये तो अपनी धरती है, अपना घर है, यहाँ तो वो सारे लम्हे तो मैं क्या सुनाऊं, मैं सोच रही हूँ। हाँ बोलिए। तुम्हारी लाख बरस उम्र होगी, यही गाने जा रहे थे। क्योंकि लखनऊ और गुलाबी मौसम है बिल्कुल। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। पहनी सारी है, पहनी सारी गुलाबी चुनरिया हो, मोह मारे नजरिया सावरिया रे, मोह मारे नजरिया सावरिया रे। जावो जी जावो करो ना बतिया, जावो जी जावो गुइया, जावो जी जावो, जावो जी जावो करो ना बतिया। अभी बाली है मोरी उमरिया हो, अभी बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। मंजरी से कहिए, इसमें भाव करके दिखाएं। नहीं, आप गाइए जी मंजरी मंजरी आ जाओ। नहीं, अरे आप आ जाओ, एक गाइए अंतरा नहीं, है। अगर आ जाए तो क्या ही ये सेशन याद रखा जाएगा। एक घंटा दैनिक गा जागरण देंगे। संवादी में आप चाहते हैं मंजरी जी आगे आए? नहीं। आप बताएंगे मंजरी जी आगे आ रही हैं नहीं आ रही हैं? मुझे लगता है मंजरी जी आने वाली हैं। हम आंखें बंद करेंगे और जब खोलेंगे तब तक मंजरी जी यहाँ मंच पर होंगी। मालिनी जी आ रही है, ये गायकी की चीज है। अच्छा, आप बैठ के गाइए। भाव, हमारा बैठ के इसरार नहीं माना आपने, थोड़ा सा बैठे बैठे भाव बैठकी के हो भाव जाते तो हैं। कर सकती हूँ। आप अगली बार बुलाइए, मैं फुल परफॉर्मेंस दूंगी अपने एल्बम मैटर में, पूरा प्रॉमिस। हमारी तो भैया आदत पड़ चुकी, क्योंकि हम तो दादी बुआ और काकी कुल बन जाए थे। जब हमसे फरमाइश हो जाए थे तब गाना सुन लो। अरे बीत चुकी है आधी रतिया, अभी लौटी नहीं है सावरिया रे, मुँह मारे नजरिया सावरिया रे, मुँह मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, पहनी नीली अरे सारी मोहने रे, मोह
मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे मोहे मारे नजरिया सांवरिया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मित्रों, मंजरी जी के बारे में बताऊं, वो सूफी कथक उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि लखनऊ की मिट्टी का योगदान क्या रहा आपके इस सफर में। लखनऊ से क्या कुछ सीखा आपने जिसे आपने देश और दुनिया में फैलाया? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने परफॉर्म नहीं करा, मैं अगली बार करूँगी। नहीं, मुझसे भी माफी मांगी। मैंने नहीं, हमने बहुत तो परफॉर्म जोरदार कर दिया, तरीके से कहा परफॉर्म था। करना जरूरी था। बस मैंने दो कहा में से था कोई कि भी आने करे। आने वाली हैं और शायद आ ही जाएंगी, लेकिन नहीं आई मंजरी जी। इतनी आसानी से थोड़ी आएंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं लखनऊ छोड़े हुए मुझे 20 साल हो गए, पर मैं आज भी मेरे साथ लखनऊ जाता है और वो मेरे हर काम में दिखता है। आप सूफ़ी कथक की बात करते हैं, सूफ़ी कथक मैंने पहली बार जब रिसर्च करके परफॉर्म करा तो वो लखनऊ में करा था। यहाँ पर बेगम हज़रत महल पार्क में लखनऊ महोत्सव होता था और उसमें पहली बार मैंने सूफ़ी कथक की प्रस्तुति 1998 में दी थी। और उस रोज़ जब मैंने दी तो मेरे लिए लखनऊ ही है जहाँ के न्यूज़पेपर्स ने लिखा हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। उस वक्त ये नहीं पता था कि ये क्या हिस्ट्री बनी है, क्योंकि उस वक्त एक काम कर रहे थे और वो काम चल रहा था। पर आज 25 साल बाद ये लगता है कि इस कला की, सूफ़ी कथक की बहुत ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये गंगा जमुनी तहज़ीब जो हम लखनऊ के कहते हैं उसकी पराकाष्ठा को समझता है और उसे ही सामने लेकर आता है। जो मालिनी जी ने कहा कि चाहे आप वो हज़रत अली की बात करें या आप कृष्ण की बात करें, वो मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आपको हज़रतगंज जाना है, आप इधर से जा सकते हैं या रामास्त्रे से घूम के जा सकते हैं या कैसर बाग से घूम के जा सकते हैं। जाना हमको हज़रतगंज है, हमारी मंजिल वो है। रास्ते हमें बहुत बताए गए हैं, गुमराह भी करे गए हैं बहुत। हम गुमराह होते होते कई बार अपनी मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाते हैं क्योंकि हमें घुमा दिया जाता है। बैठे हैं ना लोग घुमाने के लिए। पर जो सूफ़ी कथक को इजाद करते हुए और यहाँ लखनऊ में काम करते हुए, वो सिर्फ लखनऊ की मिट्टी है जो मुझसे ये काम करा सकती थी। और कहीं दुनिया में, मैं कहूँगी हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, कहीं ये सभ्यता की पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक मंजरी चतुर्वेदी सूफ़ी कलामों पर काम करे और उसको आगे ले जाए और कोई इसको ये ना समझे कि अरे ये कोई अजूबा है। लखनऊ के लिए कोई अजूबा नहीं था। जब मैं लखनऊ से बाहर गई तब लोगों ने कहा अरे आप तो चतुर्वेदी हैं और आप ये काम कर रही हैं। तब मुझे लगा कि ये सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं। लखनऊ ने ये सवाल कभी नहीं पूछे। ये खासियत लखनऊ की है। और मैं एक बात कहूँगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की मालिनी जी ने अब किस्सा सुनाया था, पर मैं जब यहाँ यूनिवर्सिटी में थी और मैं साइंस डिपार्टमेंट में थी, हमसे कभी कुछ नहीं बोला जाता था हमको, बल्कि प्रोफेसर जो है वो रोज़ ज़बरदस्ती क्लासेस में बिठा देते थे और हमको पूरे क्लास, पूरे प्रैक्टिकल, हम परफॉर्मेंसेस के लिए कहीं बाहर जाते थे और प्रैक्टिकल में हमारी अटेंडेंस कम होती थी तो हमारे फादर को फ़ोन भी कर दिया जाता था कि ये क्लासेस नहीं अटेंड करिए। तो हम तो इतने स्ट्रिक्टनेस में गुजरे कि कोई रैगिंग भी हम लोगों की शायद नहीं हो पाती थी क्योंकि वो प्रोफेसर्स इतना कंट्रोल में रखते थे। ये साइंस के लड़के हैं यहाँ कुछ क्या? तुम्हारे मुझे पूर्वज लगता कैसे है थे? नहीं है, तभी तालियां कैसे थे बजी आपके थी। पूर्वज? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो रैगिंग नहीं ले पाते थे। अगर साइंस के लड़के यहाँ हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए साइंस के है नहीं ना, इसीलिए वो कोई बोले नहीं। तो मैं उसकी तरफ से बोली कि ये मेरा अल्मा मैटर है। यहाँ पर जब हमने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी और मैंने एनवायरमेंटल साइंसेस करा, फर्स्ट बैच थी, तो उन डिपार्टमेंट्स में हमने कभी ये चीज़ें देखी नहीं क्योंकि वहाँ पर जो लड़के थे वो भी पढ़ने आते थे। भाई ये तो गजब बात कह दी इन्होंने, मतलब पढ़ते नहीं, केवल एक साइंस बात के मैं कहना लड़के थे। चाहूंगी यहाँ पर, मंजरी जी, नहीं, एक हाँ, बात यहाँ ये मैं बात कहा, मैं भी नहीं मानता। ये बात तो नहीं ये हम एकदम भाई, गलत हाँ। बात है। नहीं नहीं भाई जिन्होंने हमारी रैगिंग मंजरी जी, हाय करी, हाय, हम तो उनके नहीं, यहाँ नहीं, तारीफ नहीं, करने बिल्कुल और रहे हैं। नहीं। बताइए इसलिए- साहब, नहीं, इस तरह से होगा? एक मिनट, मुझे लगता है कि वो अब वो वक्त ख़त्म हो गया जब रैगिंग वाकई की जाती थी। मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत वाक़यात है और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 85-86, आप शायद 10 साल बाद उसके या तो पढ़ रही होंगी। 10 साल में वो पीक पे थी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स पूरे उत्तर प्रदेश में, आपको यदि याद होगा 85, 86, 87। और मेरा
थोड़ा नाम हो गया था, मैं शहर में गाती थी, अखबार में नाम छपता, तो उन्हें पता था कि हमारे बीच में एक आर्टिस्ट पढ़ रही है। और ये जो रैगिंग होती थी उसमें पूछ करके, ये रोक करके गाना सुनना, इसके अलावा किस हिमाकत करने की किसी की जुर्रत भी नहीं कभी हुई। और ये मुझे लगता है कि इसने मेरे बहुत संकोच के बंधन खोले। इसलिए मैं तो ऐसी रैगिंग की बड़ी तारीफ करती हूँ जहाँ पर इतनी कम से कम उष्मा संबंधों में बनी रहनी चाहिए बड़े छोटों को। कि मैंने बताया कि हमारे प्रोफेसर को भी मालूम था कि नीचे रोक लिया गया रैगिंग के लिए, वहाँ तक ये खबर पहुँच गई थी। और मुझे लगता है ये शायद उसके बाद में आकर के ये यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस वगैरह बंद हुए तो जाकर वो माहौल ही अलग हुआ। 5-6 साल तो यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए तो कुछ हुआ। ये मुझे, मैं बताऊँ कब की बात है, RS मिश्रा जी थे वाइस चांसलर, रतन शंकर मिश्रा, और बहुत बाद में हरिकृष्ण अवस्थी जी आए तब उन्होंने बंद कराया। तो ये मैं बात आपको 85, 86, 87, 88 की बता रही हूँ। उस समय तो इलाहाबाद छात्र संघ, आहा, BHU छात्र संघ, आहा, अच्छा, इसमें एक बात मैं और ऐसी जोड़ दूं। पौधशाला थी भविष्य के नेताओं को बनने की कि उस समय के जो अध्यक्ष थे भैया वो कब के, हमें लगता है विधायक बने, मंत्री बने, और कई उनमें से चुक गए, अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन ये वो टाइम था। अब मुझे लगता है कि आज के लोग बहुत आज़ादी की बात करते हैं। आप लोगों ने छात्र संघ के चुनाव देखे नहीं उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने वो टाइम देखा है, उस समय की आज़ादी भी देखी है और उस समय पढ़े हैं। तो मुझे तो लगता है एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में जीवंत हमने देखी है। और एक बात और भी है, देखिए ये बहुत लाइटर मूड में कही गई बातें, जो मालिनी जी ने कही बहुत लाइटर मूड में, जो मैंने कही बहुत लाइटर मूड में, जो मंजिरी जी ने कही, क्योंकि हमारा घर है। और रैगिंग को हम उसके लिटरल मीनिंग में कृपया न लें। रैगिंग का एक आयाम ये भी होता है जब जूनियर और सीनियर एक दूसरे को बहुत ही हेल्दी तरीके से, जहां पर विचारों का आदान प्रदान हो और एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं हो और एक दूसरे के प्रति इंट्रोडक्शन हो, तो ये उसी रूप में ली गई बात है। कृपया वैधानिक चेतावनी, इसको उसी रूप में लिया जाए। अच्छा, अब देखिए क्या है, समय बहुत तेजी के साथ गुजर गया है, आखिर के 9 मिनट 34 सेकंड बचे हैं। आप में से जिसको प्रश्न पूछते हो, फराहा आप कहाँ हैं? फराहा आप आ जाएं, मैदान में आएं कृपया जी। मंजरी मैम और मालिनी मैम, आपका बहुत आभार। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ और 3 शब्दों में मैं व्याख्या करूंगा अपने दौर की। पढ़ना और जीना और जीने के साथ करना, ये वो दौर था जिसमें रैगिंग और ये सारी चीज़ें आती थी। इलाहाबाद में आपके पास पैसे हो ना हो, आपको खाना पीना और रहना अगर सीखा है वहाँ पे बगैर पैसे और इन संसाधनों को, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने सीखा है और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ लें, मतलब ओपिनियन के बजाय कृपया ओपिनियन ना दें। प्रश्न पूछेंगे तो समय का सही सदुपयोग होगा, एयर टाइम का सही प्रयोग होगा। हेलो, पहले तो संवादी और दैनिक जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद कि यूनिवर्सिटी में हमें ऐसा चांस मिल रहा है और मंच पर जो है उनको सादर प्रणाम निवेदित। मैम, मेरा ये प्रश्न पूरे पैनल से है, आदरणीय मिश्र जी, आदरणीय मालिनी मैडम, आदरणीय मंजरी मैडम, कि अभी क्षेत्रीय व्यंजनों की बात हो रही थी और आदरणीय जो हमारी बड़ी माँ है, पूरे अवध के लिए बड़ी माँ है, आदरणीय मालिनी जी, उनसे मेरा ये प्रश्न है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं के लिए क्या कर रहे हैं। और क्योंकि अभी आपने जो हमारी अवधि है उसमें भी 2 शब्द कहे थे, तो आपसे अवधि में ही पूछना चाहूँगा, एक अवधिया होने के नाते, कि हम ये जानना चाहते थे कि जो क्षेत्रीय हमारी भाषाएं हैं, अगर हम हिंदी है, हम के बैनर तले आज हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं जो हिंदी के आंगन में पल्लवित होती हैं, जिसमें देव भाषा संस्कृति है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, युवा पीढ़ी जो कि अवधि से दूर हो ही जा रही है। तो हमारा ये प्रश्न है कि युवा पीढ़ी का इसे क्या भविष्य लगता है आप लोगों को, कि क्या जुड़ना चाहती है और आने वाले समय में क्या इसके लिए कार्य होगा, और अगर युवा को जोड़ना है तो कैसे जोड़े, क्योंकि एक खालीपन देखने को मिल रहा है। कॉन्वेंट की जो परंपरा थी वो खालीपन देखने को मिल रहा है। आपका प्रश्न आ गया। देखिए क्या है कि भाषा निखरती है प्रयोग की खराद पर। इस वाक्य को समझिएगा, भाषा निखरती है प्रयोग की खराद पर। अगर आप अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं और अगर आपके माँ बाप ही एंग्लिसाइज्ड हो गए हैं,
संस्कृताइज्ड हो गए हैं और घर में खड़ी बोली और अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अवधी का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? ये दायित्व माँ बाप का है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जिस भाषा में आप सपने देखते हैं, जिस भाषा में बात करते हुए आप सहज महसूस करते हैं, उसे बोलते हुए आप कुंठित न हों। इस कुंठा के चोले से निकलने के बाद ही अवधि अवधि हो सकती है। उसमें मालिनी जी, मंजरी जी और आत्मप्रकाश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, आप जब कह रहे हो कि हम बात नहीं करते, उसमें हम में कौन है? आप करते हो कि नहीं अभिमान महसूस करते हो? आप कर रहे हो तो बिंदु बिंदु से सिंधु बनेगा। आपके माता पिता का सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है भारतवर्ष में आज़ादी के बाद 70-80 के दशक के बाद बदलाव यही आया कि अपने अंचल, अपनी बोली, अपनी जड़ से शर्म महसूस करने की एक प्रवृत्ति माता पिता में आ गई। उन्होंने कहा कि ये क्या देहाती भाषा में बोल रहे हो, और इस तरह से सारी बोलियों से जुड़ाव उन्होंने समाप्त किया। और जाहिर है आज का बच्चा, उसे समझ में आ रहा है क्या कुछ पीछे छूट गया है। ये अलग प्रश्न है, भोजपुरी सिनेमा एक अलग प्रश्न है बेटा। अगली संवादी में इस पर एक पूरा सेशन कोई भी 45 नहीं, बस मिनट का इतना रखवाने बता का रहा हूं, प्रयास कोई करें। भी आंचलिक बोली हो, आप जिस भाषा के भी हो, क्या रामचरितमानस अंतिम समय तक कभी ताकयामत समाप्त हो पाएगी? किस भाषा में? हनुमान चालीसा तो दिन रात पढ़ते हैं, सब अवधि ही तो है। तो बोली हो चाहे भोजन हो, आपकी है, आप इसमें अभिमान महसूस करें, बोले। आपसे आप जबरिया दूसरे को बोलना पड़ेगा। 3.5 मिनट और बचे हैं, कृपया बताएं। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मेरा नाम आरुषि मेहरोत्रा है और मैं भाटखंडे की भरतनाट्यम की स्टूडेंट हूँ और लखनऊ की पली बड़ी हूँ। और मैंने यहाँ पर बहुत बदलाव देखा है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्लासिकल और फोक डांस और म्यूज़िक में जितना आपके टाइम पे रहा होगा। तो क्या आपको भी लग रहा है कि लखनऊ के रंग में थोड़ी कमी आ रही है? आपकी कितनी उम्र है? मेरी 20। तो मुझे तो बच्ची, मेरे लिए तो आप ही बच्ची हैं। यदि आप कह रही हैं कि आजकल के बच्चों में नहीं दिख रहा, तो आप कितने साल के बच्चों में उम्मीद कर रही हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए? क्योंकि आप तो खुद ही हम लोग की बेटी जैसी हैं बेटा। आप चूँकि मुझे लगता है नृत्य करती हैं, तो मंजरी आपकी बात का जवाब दें। मालिनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप 20 वर्ष की हैं और आप नृत्य कर रही हैं और सीख रही हैं, तो फिर तो हमें इसका डर है नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग ही इसे ज़िंदा रखेंगे। पर हाँ, मैं एक चीज़ मानती हूँ इनके सवाल से थोड़ा सा आगे लेकर, कि सारी प्रॉब्लम जो है वो शायद इंस्टा रील्स की है। क्योंकि अब लगता है कि 20 सेकंड को कुछ कर लिया, बस उतना ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत क्या है? 20 सेकंड में दुनिया ने देख लिया कि हमको आता है। तो ये एक शायद इस जनरेशन का एक वो है। बट आप जैसे लोग अगर कर रहे हैं तो फिर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा। है मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक बात करते हैं लखनऊ में भाषा की शालीनता, मर्यादा, बहुत एक समय था जब ये बनी हुई थी, धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। और आजकल किसी के ऊपर आरोप नहीं, बहुत अधिक गिरावट आई है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग होने लगा है, और सिनेमा में खासतौर से जिस तरह की भाषा खुल के, एक तरह से अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, गालियों का प्रयोग, गालियों के नाम पर पिक्चर्स, तो ये हमारे समाज को और हमारी जनरेशन को किस ओर ले जा रही है? और इस पर चूंकि आप लोग एक फोरम पर बैठे हैं, तो कहीं पर ये रुकेगा या ये गिरावट और नीचे की तरफ चलती चली जाएगी? जो आप कह रहे हैं, देखिए बहुत सालों से ये चीज़ कही जाती थी और हम लोगों ने पढ़ी भी है कि आर्ट एंड कल्चर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स दैट यू लिव इन। अगर इस अंग्रेज़ी की चीज़ को हम कहें तो जो हमारे समाज में इस वक्त हो रहा है उससे आर्ट इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप सिनेमा की बात करें तो जो अग्रेशन लोगों में दिख रहा है, आज आप यहाँ एक बात करके देख दीजिए, 2 भाग में लोग डिवाइड हो जाएंगे, सडनली अग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये जो अग्रेशन समाज में हो रहा है, यही हमें सिनेमा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहीं ये चीज़ हम लोगों में आपस में है, और जैसे अभी इन्होंने पहले कहा कि हम लोग के परिवारों में वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि सब इंडिविजुअल हो गए हैं। और मैं तो एक चीज़ मानती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर जब मैं स्कूल में थी तो एक मॉरल साइंस करके चैप्टर पढ़ाया जाता था, ठीक है? उसका हफ्ते में 1 दिन क्लास होता था, पर उसमें हमें
ये शायद लोगों के घरों में ना बताया जाए, तो कम से कम स्कूल में ये बताया जाता था कि अपने से बुज़ुर्गों के से बात कैसे करनी है, किसी बाहर के जने से बात कैसे करनी है, पोलाइट थैंक यू करना है, ये चीज़ हमारे करिकुलम से जा चुकी है, ठीक है। अब उसके जाने से उसका रिफ्लेक्शन अगले 20 साल में हमें दिख रहा है कि सब अग्रेशन हो रहा है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी ज़बान में कहीं भी कोई ऐसी अग्रेशन नहीं है, चाहे हम आपसे अलग भी सोच रख सकते हैं, या मालिनी जी कह रही हैं, वो अपनी ज़बान में कह रही हैं, बात कह रहे, पर हम लोग एक अलग जेनरेशन हो गए। तो दिमागी आपका तौर सवाल बिल्कुल सही है। दिमागी तौर पर लोग असंतुलित हो रहे हैं, खान पान का असर है, परिवेश का असर है, फिल्मों का असर है, OTT का असर है, जिस बाजार में केवल क्राइम और सेक्स बिकता हो उसका असर है। ये एक कॉबवेब है, ये एक मकड़जाल है, इसका एक सीधा उत्तर नहीं हो सकता। अपनी गिरेबान में हमें झांक कर देखना पड़ेगा। जैसी भाषा हमारे पिता की थी वैसी भाषा हमारी है, जैसी भाषा हमारी है वैसी भाषा हमारे बच्चों की होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ इस सेशन का सर एक क्वेश्चन। आप प्रकाश भाई आपसे सवाल है। मेरा नाम एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं इसलिए। पहले आपने बात ही शुरू की थी ये कहते हुए कि लखनऊ वाले अगर बोले और अगर लहजे से पता न चल जाए 2 मिनट बाद कोई ना पूछ दे कि क्या लखनऊ के हो, तो फिर बात ही क्या रह जाती है। लेकिन ये जो भाषा को न्यूट्रल किया गया कि तमाम लखनऊ के लोग न्यूट्रल लैंग्वेज, मेरे लहजे में वो न दिखे कि मैं किसी शहर का हूँ, इंग्लिश बोलते समय हो या हिंदी बोलते समय। बिहार के लोग हिंदी ऐसे बोलने लगे कि पता न चले कि मैं बिहारी हूँ। बंगाल के लोग भी कोशिश अब कर रहे हैं कि मुझे ओ का कितना कम प्रयोग कर सकूँ मैं। तो ये जो दूरदर्शन वाली जो हिंदी आई हम लोगों के पास दंदनाते हुए न्यूज़ रीडर्स की, और उसने जो न्यूट्रल करके बोला और हम लोग सबको इसको पकड़ने लगे कि ऐसी ही हिंदी होती है, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं है। तो इसमें सरकारी तंत्र का कितना बड़ा हाथ है हमारे लहजे को खत्म करने में? मैं तो उल्टा कहूंगा इसका। आपने जो बात की प्रशांत जी, हम और आप उसी जनरेशन के हैं। रादर आकाशवाणी दूरदर्शन ने तो भाषा को सुधारा, उसको संस्कार दिया। 80-90 के दशक की आप बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उस ज़माने में जो बच्चे सिविल सर्विसेज का इम्तहान देने जाया करते थे, उनसे कहा जाता था कि तुम राष्ट्रीय समाचार हिंदी और अंग्रेज़ी के ज़रूर देखा करो, उससे तुम्हें अंग्रेज़ी का डिक्शन ठीक होगा और तुम्हें करंट अफेयर्स की जानकारी होगी। हम 2024 में जी रहे हैं प्रशांत जी। आज भाषा सुन लो आप FM चैनल की, बजाते रहो वगैरह वगैरह वगैरह। दूरदर्शन आकाशवाणी सीधे सीधे हे गाइस और हे हेलो लखनऊ, हाय लखनऊ, आर यू देयर, मतलब वो और जैसे। दुर्भाग्य ये है, मैं प्रशांत जी, दुर्भाग्य ये है कि हाय ब्रो, हाय गर्ल्स, पता नहीं क्या क्या। तो कहने का मतलब ये कि आज वो भाषा बोलने वाले टेलीविजन और रेडियो के एंकर्स, मैं पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं, वो कोई भाषा नहीं जानते। उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, उनको हिंदी भी नहीं आती, उनको उर्दू भी नहीं आती। वो किसी भी भाषा के 5 वाक्य एक साथ नहीं बोल सकते। हमारा चैलेंज आज उससे निपटने का है। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने तो देश को बहुत कुछ दिया है। अगर दिया हो तो तालियां बजाकर मेरा समर्थन करिए। लेकिन आत्म प्रकाश जी, आप जो उनकी आलोचना कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानते, मुझे खेद है ये बताते हुए कि उनके चयन का आधार भी यही है कि वो कुछ नहीं जानते और ये हाय बुरो ये वो बोल लेते हैं। ये योग्यता मानी जाती है कि आप कितना चिल करते रहो। तो आलिमों फाजिल के इस शहर में कुछ तो बात आज भी है। आलिमों फाजिल के इस शहर में कुछ तो बात आज भी है। गैरों को भी अपना कर ले, वो मुस्कुराहट आज भी है। इसी के साथ हमारा ये सेशन। कन्या बहुत देर से खड़ी है। आप तीनों को मेरा नमस्कार। और हम दैनिक जागरण के संगिनी क्लब के सदस्य हैं, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है मंजरी मैम से कि मैम सूफी कथक और कथक में क्या अंतर है? अरे ये तो पूरे एक सत्र का क्वेश्चन है, पर मैं मैम, बहुत संक्षिप्त छोटे में, में हाँ, बहुत yes, संक्षेप में आपसे कह रही हूँ कि जब हम नृत्य की बात करते हैं तो हमारे जितने हिंदुस्तान में क्लासिकल नृत्य हैं ये सब सगुण भक्ति पर आधारित हैं। हमारे यहाँ 2 तरह की भक्ति है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये ज़्यादातर सब सगुण भक्ति पर आधारित है, जिसमें भगवान का एक फॉर्म होता है, जिसका एक शेप होता है। हम उस शेप के लिए कहानी सुनाते हैं, चाहे वो शिव की हो, देवी की हो, कृष्ण की हो, जो भी हो। पर इसी के साथ हमारे यहाँ एक निर्गुण भक्ति है जो हमारे संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो निर्गुण भक्ति जो है वो निराकार ब्रह्म की भक्ति है, जहाँ पर कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ये निर्गुण भक्ति हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक में एक्सप्लोर हुई थी और वहाँ पर पूरा एक निर्गुण भक्ति का संगीत है, ठीक। पर जहाँ शास्त्रीय नृत्य की बात थी वहाँ पर निर्गुण भक्ति नृत्य से नहीं दिखाए गए, जिसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप नृत्य कर रहे हैं तो आप शरीर से कर रहे हैं, आप बॉडी से कर रहे हैं और आपको एक निराकार फॉर्म दिखाना है। तो ये बहुत हद तक ये चीज़ सूफियों ने करी थी, क्योंकि उन्होंने निराकार ब्रह्म की बात करी। तो उसको लेकर, उस थॉट को लेकर और हमारे निर्गुण भक्ति को लेकर ये एक समन्वय बनाकर एक सूफी कथक परंपरा बनाई थी मैंने, जिसमें कि उस निराकार ब्रह्म की बात होती है, उसका कोई आकार नहीं है। तो आपको ये तो लगता है कि किसी भगवान की बात कर रही हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हैं, पर आप कोई चेहरा अपने दिमाग में लेकर नहीं जाते जब आप मेरा परफॉर्मेंस देख कर जाते हैं। तो ये एक मेरी सोच थी जिसको लेकर मैंने आगे बढ़कर ये करा। 25 साल से कर रही हूँ, तो अब ये कहीं जाएगा तो नहीं, रहेगा तो इसी माहौल में कहीं ना कहीं। और एक छोटी सी बात लास्ट में कह रही हूँ कि जब हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज नहीं है, पर अगर मालिनी जी बोल रही हैं, मैं बोल रही हूँ, आत्म जी बोल रहे हैं, आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये कहीं जाने नहीं वाला, ये रहेगा यहीं बिल्कुल। पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप गुणीजनों का, इतने सलीके से और इतने प्यार से जिस तरह से आप अपनी बात हमें समझाते हैं, वो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने साथ हमेशा के लिए संजो कर यहाँ से जाएंगे, और कहीं ना कहीं जब वो इसकी चर्चा करेंगे तो आपके शब्द उनकी ज़ुबान से निकलेंगे उनके बनकर। तो एक बार ज़ोरदार तालियां इस खूबसूरत सत्र और संवाद के लिए।